एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। सो आज के वीडियो में हम करेंगे यूपी टेट 2019 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, जो कि जूनियर का था, यानी 6 to 8 का जो पेपर है उसको हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। देखेंगे कि किस तरीके से क्वेश्चन पूछे गए थे। ठीक है, तो अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल सके जब भी कोई वीडियो अपलोड हो। ठीक है, तो स्टार्ट करेंगे विद दिस फर्स्ट क्वेश्चन। सीडीपी में किस तरीके से क्वेश्चन पूछे गए थे, अगर आप 30 क्वेश्चन एज इट इज जैसे पूछे गए थे उस तरीके से आप करेंगे तो आपको पता चलेगा कि क्या क्या पूछा जाता है, कौन से टॉपिक से किस तरीके से क्वेश्चन बनता है, ये सारी चीजें आपको कंफर्म हो जाएंगी। और अगर आप टुकड़ों में करते हैं कहीं से भी रैंडम, तो वो आपको समझ नहीं आता है। देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन, इसमें क्या पूछा गया है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑब्स्टिकल इन प्रॉब्लम सॉल्विंग। तो प्रॉब्लम सॉल्विंग में इनमें से कौन सा एक ऑब्स्टिकल यानी बाधा नहीं है। ठीक है, देखते हैं क्या क्या ऑप्शंस दिए गए हैं। तो पहला है इनसाइट है, फ्रस्ट्रेशन है, एंजाइटी है, निगेटिव मेंटल सेट है। तो अगर फ्रस्ट्रेशन होगा तो क्या प्रॉब्लम सॉल्व इजिली हो पाएगी? नहीं हो पाएगी, तो बिल्कुल ये ऑब्स्टिकल है ना। इसके अलावा अगर चिंता है, एंजाइटी है, तो भी प्रॉब्लम सॉल्विंग में क्या होगा, दिक्कत होगी, तो ये भी नहीं है। ठीक है, ये भी एक ऑब्स्टिकल है। निगेटिव मेंटल सेट, पहले से ही आपने मान लिया है कि वो मुझसे नहीं होगा या प्रॉब्लम ये चीज सॉल्व मुझसे नहीं होगी, तो नहीं होगी। ठीक है, तो फ्रस्ट्रेशन, एंजाइटी एंड निगेटिव मेंटल सेट, ये सारे ही क्या है, ऑब्स्टिकल है प्रॉब्लम सॉल्विंग में। बट इनसाइट यानी जो सूझ है ना, ये क्या करती है, ये एनहेंस करती है प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल को। इनसाइट जो है ये कोई ऑब्स्टिकल नहीं है, तो नॉट ही पूछा है ना, तो नॉट तो इनसाइट, ऑप्शन ए जो है बिल्कुल सही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, तो इसमें पूछा गया है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन इमोशन। इनमें से कौन सा है जो कि इमोशन है। स्टिमुलस है, मेमोरी है, इसके अलावा अमेजमेंट है, अटेंशन है। तो देखेंगे अगर हम, तो इमोशन की बात की गई है, तो इनमें से क्या मेमोरी है। मेमोरी तो इंटेलेक्चुअल को बताती है, तो ये नहीं है। अटेंशन भी नहीं है। इसके अलावा स्टिमुलस, ये तो बाहरी है ना, स्टिमुलस जो बाहर से कोई सिग्नल मिलता है उसे स्टिमुलस कहते हैं, तो ये भी नहीं है। इसमें है क्या, तो अमेजमेंट है या आमोद है। ठीक है, तो ऑप्शन सी जो है। तो देखते हैं, मैकडूगल ने 14 टाइप यानी 14 प्रकार के संवेग या इमोशंस को बताया था। पहला भय हो गया, क्रोध हो गया, घृणा, वत्सल, करुणा, कामुकता, इसके अलावा आश्चर्य, आत्महीनता, आत्माभिमान, है ना, एकाकीपन हो गया, भूख हो गया, अधिकार हो गया, कृति भाव हो गया, आमोद हो गया, ये सारे ही क्या है, इमोशन। क्वेश्चन अगर हम देखें, इसमें पूछा गया है हु इज बेसिकली लिंक्ड विथ FIACS। तो FIACS से कौन, इनमें से कौन लिंक्ड है, तो इनमें से फैलेंडर, कौन लिंक्ड है, फैलेंडर। तो अगर हम इसका फुल फॉर्म देखें तो इसका होता है फैलेंडर इंट्रैक्शन, A फॉर एनालिसिस, C फॉर कैटेगरी एंड S फॉर सिस्टम। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम देखें तो ये क्या है, फैलेंडर इंट्रैक्शन, एनालिसिस, कैटेगरी, सिस्टम, जो किससे संबंधित है, तो ये शाब्दिक व्यवहार पर आधारित एक प्रणाली है। ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा कि ये शाब्दिक व्यवहार पर आधारित एक प्रणाली है। अगला क्वेश्चन अगर हम देखें तो इसमें पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज अ नॉट करेक्ट, एक सेकेंड, नॉट करेक्ट रिगार्डिंग क्वेश्चनिंग स्किल। क्वेश्चनिंग स्किल के अकॉर्डिंग इनमें से कौन सा करेक्ट नहीं है। ठीक है, यूजिंग इनकरेजिंग मेथड वाइल क्वेश्चनिंग, यानी आपको बच्चों को इनकरेज करना है जब भी आप क्वेश्चन पूछें। अच्छा, दूसरा दिया गया है कि इनकरेज क्वेश्चनिंग, यानी उनको प्रोत्साहित करिए कि वो क्वेश्चन पूछें, तो बिल्कुल सही है ये भी, है ना, नॉट पूछा है। उसके बाद है इंक्रीज द नंबर ऑफ क्वेश्चन विथ यस नो टाइप, सिर्फ हाँ और ना में जवाब देना है, क्या ये सही है, तो ये सही नहीं है। इससे उनकी क्रिटिकल थिंकिंग जो है वो डेवलप नहीं हो पाएगी, तो ये ही गलत है। तो ऑप्शन सी जो है नॉट करेक्ट है। इसके अलावा दिया गया है कि डेवलप सेंसिटिविटी टुवर्ड लिसनिंग, तो बिल्कुल सही है, सेंसिटिविटी डेवलप करना चाहिए टुवर्ड लिसनिंग। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्रोजेक्टिव टेक्निक ऑफ पर्सनालिटी मेजरमेंट। इनमें से कौन सा है प्रोजेक्टिव टेक्निक
किसके लिए? पर्सनालिटी मेजरमेंट के लिए। कौन सा इनमें से? तो इसमें से है ऑप्शन बी, यानी कि थीमेटिक एप्रिसिएशन टेस्ट जो है ये एक प्रोजेक्टिव टेक्निक है। किसके लिए? पर्सनालिटी मेजरमेंट के लिए। इसमें क्या होता है, कुछ चीजें, कुछ क्लिप्स दिखाते हैं, फिर वहां से आपसे कुछ क्वेश्चन पूछते हैं और उससे एनालिसिस करते हैं कि कैसी पर्सनालिटी है। तो वो एक मेजरमेंट का तरीका है। तो ऑप्शन बी जो है ये बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन देखिए, तो इसमें दिया गया है द स्टेज ऑफ क्रिएटिव प्रॉब्लम सॉल्विंग इन विच एन इंडिविजुअल डू नॉट गिव अटेंशन टू इरिलेवेंट, यानी जो भी इरिलेवेंट इंफॉर्मेशन है उस पे जो है कोई भी इंडिविजुअल वो क्या कर रहा है, कोई भी ध्यान नहीं दे रहा है। ठीक है, तो ये क्या है, इसे क्या कहते हैं? द स्टेज ऑफ क्रिएटिव प्रॉब्लम सॉल्विंग इन विच इंडिविजुअल डू नॉट गिव अटेंशन टू इरिलेवेंट इंफॉर्मेशन इज नोन एज। तो इसे क्या कहते हैं, देखते हैं। ओके, देखते हैं क्या क्या दिया गया है ऑप्शन में। तो पहला प्रिपरेशन है, ट्रांसलेशन है, इल्यूमिनेशन है या इंक्यूबेशन है। तो क्या है इनमें से? ध्यान रखिएगा, इंक्यूबेशन। इंक्यूबेशन में क्या होता है कि आप बहुत सतही नॉलेज होता है वो आप भूल जाते हैं, वो बहुत अच्छे से स्टोर नहीं हो पाता है ना। तो उस प्रोसेस को क्या कहते हैं? इंक्यूबेशन। सो देखिए, अगर हम तो बोली जाने वाली भाषा की सबसे छोटी इकाई को क्या कहते हैं? फोनिम कहते हैं। अच्छा, इसे एक और नाम से जानते हैं, सोनिम भी कहते हैं। ठीक है, और इसका कोई अर्थ नहीं होता, ये कंपन से निकलने वाली होती है ना। किंतु अर्थ भेदक होता है, जैसे क, प, न, तो हमें अलग अलग पता चल रहा है कि ये क है, ये प है, न है। तो इसका कोई पार्टिकुलर अर्थ तो नहीं है, बट ये अर्थ भेदक होती है। अगला क्वेश्चन देखें, पूछा गया है फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन क्रिएटिव थिंकिंग कैन बी बेस्ट प्रिडिक्टेड। तो क्रिएटिव थिंकिंग को कैसे बता सकते हैं, कौन सा क्वेश्चन पूछ के, ठीक है, कैसे एनालिसिस करेंगे। हु कैन आंसर इट, कौन इसे आंसर दे सकता है। टेल द राइट आंसर, कैन यू टेल इट्स आंसर, व्हाट इज द डिफरेंट वे टू सॉल्व इट। तो सबसे बेस्ट कौन सा लग रहा है इनमें से? ऑब्वियसली यही लगेगा कि व्हाट कैन बी डिफरेंट, कितने तरीके से आप इसको सोच सकते हैं। वहां पे आ जाती है क्रिएटिव थिंकिंग, क्रिटिकल थिंकिंग, ये सारी चीजें आ जाती है जब आप बच्चे को देते हो कि वो डिफरेंट सॉल्यूशन दे, उसके बारे में अपना पर्सपेक्टिव दे। ठीक है, तो ये सारी चीजें क्या आ जाती हैं, तो ये सबसे बेस्ट मेथड होता है कोई भी क्वेश्चन पूछने का, कि वो कितने तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है कि माइक्रो टीचिंग क्या है। तो माइक्रो टीचिंग क्या है, तो ये एक स्केल डाउन टीचिंग है ना। स्केल डाउन यानी इसको बहुत कम, सारी क्लास को वैसे रखेंगे बट टाइम क्या करेंगे, कम कर देंगे सारी चीजों का। ठीक है, तो स्केल डाउन टीचिंग इसे। इसके कुछ स्टेप्स होते हैं, कौन कौन से स्टेप होते हैं। तो पहला, पाठ योजना का निर्माण करिए, फिर पाठ प्रस्तुतिकरण करना है, फिर प्रतिपुष्टि लेना यानी फीडबैक लेना है, फिर दोबारा पुनः पाठ योजना का निर्माण करना है, फिर पुनः प्रस्तुतिकरण करना है, फिर अगेन फीडबैक लेना है। तो ये जो है ये साइकिल कंटिन्यू चलती रहती है। ठीक है, 36 मिनट जो है ये इसका टाइम होता है। अगला क्वेश्चन है कि मैच कराना है। इसमें आपको दिए गए हैं कुछ नेम और इधर उनकी जो थ्योरीज हैं वो दी गई हैं। तो हॉल दिया गया है, मैकडूगल, इसके अलावा फेरेड और मेस्लो। ठीक है, तो चलिए मैच कराते हैं। हॉल का क्या है, या हॉल का क्या है, ये है फोर्थ। ठीक है, ड्राइव रिडक्शन थ्योरी। तो ड्राइव रिडक्शन थ्योरी हॉल का है। उसके अलावा अगर हम देखें मैकडूगल का क्या है, तो मैकडूगल का क्या है, इनसाइड थ्योरी है। और फेरेड का अगर हम देखें तो ये साइको एनालिटिक थ्योरी है। तो ये दोनों तो मैच है। इसके अलावा मेस्लो का देखें तो ऑप्शन ए है नीड थ्योरी। ठीक है, तो डी का 1 हो जाएगा। तो यहाँ पे दिया गया ऑप्शन बी जो है बिल्कुल सही है। फर्स्ट का 4th होगा, सेकेंड, थर्ड एंड फर्स्ट यहाँ पे दिया भी गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग प्रिंसिपल इज नॉट दिया गया है, नॉट इंक्लूडेड इन प्रोग्राम्ड लर्निंग। तो इनमें से कौन सा है जो कि प्रोग्राम्ड लर्निंग का प्रिंसिपल नहीं है। प्रिंसिपल ऑफ प्रैक्टिस है, प्रिंसिपल ऑफ स्मॉल स्टेप्स है, इसके अलावा है प्रिंसिपल ऑफ एक्टिव रिस्पॉन्डिंग है एंड प्रिंसिपल ऑफ रीइंफोर्समेंट है। तो देखिए प्रिंसिपल ऑफ स्मॉल स्टेप है, बिल्कुल है, एक्टिव रिस्पॉन्डिंग भी है और रीइंफोर्समेंट भी है ना।
बट प्रिंसिपल ऑफ प्रैक्टिस ये नहीं है। ये कहाँ पे है? ये आपको थॉर्नडाइक के थ्योरी में मिलेगा, लॉ ऑफ प्रैक्टिस, है ना। उन्होंने 3 ओके अगर हम देखें इसमें, तो इसमें जैसे आप क्विजेस करते हैं ना, वही एक्चुअल में प्रोग्राम्ड लर्निंग होता है। क्या होता है उसमें? सबसे पहले छोटे पदों का सिद्धांत होता है, छोटे छोटे स्टेप्स में आपको दिया जाता है। फिर सक्रिय अनुक्रिया का सिद्धांत होता है, उस पर आप रिएक्ट करते हैं कि कौन सा सही है, उसको आप क्लिक करते हैं। फिर आपको तत्कालिक क्या होता है, आपको मिलता है उसका पुनर्वलन, यानी कि तुरंत आपको उसका रिस्पॉन्स या फीडबैक मिल जाता है, ठीक। फिर उसके बाद क्या है कि आप स्वगति का सिद्धांत, यानी आप अपने पेज से कर सकते हैं, जितना भी आपको टाइम सेट करना आप उसको सेट करके कर सकते हैं। फिर छात्र परीक्षण का सिद्धांत, इससे आप क्या कर सकते हैं, उसका जो रिजल्ट है वो भी दे सकते हैं। तो यही है प्रोग्राम्ड लर्निंग, ठीक। अगला क्वेश्चन अगर हम देखें तो इसमें दिया गया है विच वन इज नॉट इम्पॉर्टेंट इन लर्निंग प्रोसेस ऑफ थॉर्नडाइक स्टिमुलस रिस्पॉन्स थ्योरी। एसआर थ्योरी में कौन सा इनमें से इम्पॉर्टेंट नहीं है, ठीक है, ये पूछा गया है। तो अगर हम देखेंगे तो पहला दिया गया है कि ऑपरेंट बिहेवियर, ड्राइव दिया गया है, मोटिव दिया गया है, स्टिमुलस। तो देखिए ड्राइव भी होता है, मोटिव भी होता है और साथ में स्टिमुलस भी होता है। बट ये जो दिया गया है ऑपरेंट बिहेवियर, कि आपने पढ़ा कि एसआर थ्योरी में कहीं ऑपरेंट बिहेवियर के बारे में? ये नहीं है, यानी ड्राइव मोटिव स्टिमुलस तो होता है बट ये ऑपरेंट बिहेवियर नहीं होता। ऑप्शन ए जो है बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन देखें, ये काफी इंपॉर्टेंट है और जब भी कभी सीडीपी या चाइल्ड साइकोलॉजी से ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो यहां से क्वेश्चन बनते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग लर्निंग इज प्लेस्ड ऑन द लोवेस्ट लेवल ऑफ ग्रेने हायरार्की ऑफ लर्निंग। तो ग्रेने की हायरार्की के बारे में पूछा है। स्टेप बाय स्टेप हम देखेंगे कि कितनी चीजें होती हैं और कैसे वो अरेंज किए गई हैं, ठीक है। तो देखेंगे इसमें पूछा है कि सबसे नीचे लोएस्ट लेवल पे कौन रखा गया है। तो क्या कॉन्सेप्ट लर्निंग सबसे लोएस्ट पे आता है, या वर्बल आता है, या सिग्नल लर्निंग आता है, या चेन लर्निंग आता है? तो बताइए इनमें से कौन सा सही है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो आता है ये सबसे पहले साइंस में, बच्चे जैसे जब बात करना स्टार्ट करते हैं तो साइंस में करते हैं, है ना, वो बोल नहीं पाते पहले। तो साइन लर्निंग जो है वो सबसे स्टार्टिंग में आता है। तो इसमें से लोएस्ट कौन सा है? सिग्नल लर्निंग है। अगर हम देखें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे स्टार्ट कहाँ से होता है? तो सिग्नल लर्निंग से होता है। फिर क्या आता है? एसआर लर्निंग आता है। फिर क्या आता है? चेन लर्निंग आता है। तब जाके आता है क्या? वर्बल लर्निंग। उसके बाद क्या आता है? तो मल्टीपल डिस्क्रिमिनेशन लर्निंग आता है, ठीक है। और डिस्क्रिमिनेट करने के बाद ही वो क्या करते हैं? कॉन्सेप्ट को लर्न करते हैं। फिर आता है प्रिंसिपल लर्निंग का, ठीक है, बहुत सारे लर्निंग के प्रिंसिपल्स होते हैं। फिर आता है लास्ट में प्रॉब्लम सॉल्विंग। तो प्रॉब्लम सॉल्विंग इनका हाईएस्ट पे है, इसको भी ध्यान रखिएगा। लोएस्ट और हाईएस्ट पूछा जा सकता है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या है? सिग्नल है, उसके बाद एसआर है, चेन है, वर्बल है, मल्टीपल डिस्क्रिमिनेशन लर्निंग है, कॉन्सेप्ट लर्निंग है, प्रिंसिपल लर्निंग है एंड देन प्रॉब्लम सॉल्विंग है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगला क्वेश्चन अगर हम देखें तो इसमें बोल रहा है कि वॉइस मॉड्यूलेशन ड्यूरिंग टीचिंग इज द एग्जाम्पल ऑफ। तो वॉइस मॉड्यूलेशन होता है ना, कभी तेज बोलना, कभी धीरे बोलना, कब पॉज लेना, ये सारी चीजें भी इंपॉर्टेंट होती हैं। और ये किसके अंदर आती हैं? ये किसका एग्जाम्पल है? तो स्किल ऑफ स्टिमुलस वेरिएशन, यानी स्टिमुलस वेरिएशन का एग्जाम्पल होता है क्या? वॉइस मॉड्यूलेशन, ठीक है। उसके अलावा दिया गया है कि स्किल ऑफ इंट्रोडक्शन। स्किल ऑफ इंट्रोडक्शन एज इंपॉर्टेंट नहीं है। स्किल ऑफ रीइंफोर्समेंट, स्किल ऑफ क्लोजर। तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है? स्किल ऑफ स्टिमुलस वेरिएशन। तो आप जब कभी ऊपर कभी नीचे करते हैं तो इससे बच्चों के दिमाग में स्टिमुलस पड़ता है कि अच्छा अभी चेंज हुआ है टोन तो कुछ अलग होगा, या ऐसे से करके तो ये स्टिमुलेट करता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन अगर हम देखें तो इसमें दिया गया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एलिमेंट ऑफ कम्युनिकेशन प्रोसेस। तो कम्युनिकेशन प्रोसेस में कौन सा एक एलिमेंट नहीं है? पहला दिया गया है मीडियम है, इंटरेक्शन है, फीडबैक है एंड रीइंफोर्समेंट है। तो मीडियम होता है, मीडियम के बिना तो कम्युनिकेशन हो नहीं सकता, है ना। कोई भी मीडियम चाहिए होता है कम्युनिकेट करने के लिए एक दूसरे से। इंटरेक्शन होना जरूरी है। और फिर दिया गया है फीडबैक। तो
अगर इंटरेक्शन होगा तो फीडबैक तो आएगी, तभी तो कम्युनिकेशन कंप्लीट होगा। बिना फीडबैक के कैसे माना जाएगा कि सामने वाले को वो समझ आया कि नहीं समझ आया, जब तक वो फीडबैक ना दे। फीडबैक इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, बट रीइंफोर्समेंट क्या है, रीइंफोर्समेंट जरूरी नहीं है ना। तो रीइंफोर्समेंट कहीं नहीं यूज किया जाता कम्युनिकेशन में। ये 3 चीजें जो हैं ये बेसिक हैं। मीडियम होना चाहिए, इंटरेक्शन होना चाहिए एंड उसका फीडबैक भी मिलना चाहिए। तो फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड तीनों ही है, बट नॉट पूछा है तो ऑप्शन डी जो है करेक्ट है। ठीक है, अगला क्वेश्चन अगर हम देखें, इसमें पूछा गया है विच अप्रोच इज सुटेबल फॉर एजुकेशन ऑफ मेंटली रिटार्डेड चिल्ड्रेन, यानी जो मेंटली रिटार्डेड हैं या कह सकते हैं मन बुद्धि छात्र जो हैं, उनके लिए कौन सा एक बेस्ट मेथड है। तो इंडिविजुअल इंस्ट्रक्शन है, पार्टिकुलर एक बच्चे को लेकर आप उसको इंस्ट्रक्ट करिए, ये है, या एक्सेलरेटिंग अप्रोच है, या फिर इनरिचमेंट अप्रोच है। तो इनरिचमेंट अप्रोच किसके लिए यूज किया जाता है, ये जीनियस बच्चों के लिए यूज किया जाता है, जो एकदम अलग होते हैं, उनका जो IQ है वो काफी ज्यादा होता है, उन सारे बच्चों के लिए, गिफ्टेड बच्चों के लिए एनरिचमेंट अप्रोच का यूज किया जाता है। फिर दिया गया हाई लेवल कैरिकुलम, तो ये भी किसके लिए, गिफ्टेड चाइल्ड के लिए या गिफ्टेड स्टूडेंट्स के लिए यूज करते हैं। एंड एक्सिलरेटिंग अप्रोच, ये भी किसके लिए, गिफ्टेड के लिए। इंडिविजुअलाइज्ड इंस्ट्रक्शन, यानी एक पार्टिकुलर बच्चा अगर वो बहुत वीक है, उसको नहीं आ रहा, तो उसको आप इंडिविजुअलाइज करके उसको उसके पास जाके आपको समझाना पड़ेगा उसको कि बच्चा ऐसे ऐसे करना होता है। ठीक है, तो ऑप्शन कौन सा सही है, ऑप्शन ए जो है बिल्कुल सही है। यानी जब बच्चा स्लो है, मेंटली रिटार्ड है, तो उसको आप पर्सनली देखेंगे, है ना। ओके, अगला क्वेश्चन अगर हम देखें, इसमें दिया गया है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। अगेन दिया गया है नॉट करेक्ट, ये बात ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब दिया गया है लर्निंग इज अ प्रोसेस ऑफ बिहेवियरल चेंज। क्या लर्निंग में बिहेवियर का चेंज हो जाता है, तो बिल्कुल सही है। लर्निंग जो है ये ऐसे प्रोसेस ही है जिसमें बिहेवियर ही चेंज कर दिया जाता है। ठीक है, धीरे धीरे करके। ग्रोथ जो है कि बायोलॉजिकल प्रोसेस है, तो बिल्कुल सही है कि ग्रोथ क्या है, एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है, एक पार्टिकुलर समय तक होता है ग्रोथ, उसके बाद जो है रुक जाता है, जैसे फिजिकल ग्रोथ की मैं एक्चुअल में बात कर रही हूँ। ठीक है, डेवलपमेंट दिया गया है कि ये कैसा है, तो ये क्वांटिटेटिव प्रोसेस है। क्या ये क्वांटिटेटिव है, तो अगर हम देखें तो ये डेवलपमेंट जो है वो क्वांटिटेटिव प्लस क्वालिटेटिव दोनों ही होता है। ठीक है, तो ऑप्शन सी जो है ये सही नहीं है। और फिर दिया गया है एजुकेशन इज गोल ओरिएंटेड प्रोसेस। क्या एजुकेशन एक गोल ओरिएंटेड प्रोसेस है, तो ये बिल्कुल सही है। एजुकेशन का कुछ ना कुछ गोल होता है कि आपको क्या चीज अचीव करनी है, तभी तो आप एजुकेशन या लेते हो, जो भी आप पढ़ते लिखते हो, इसका कुछ ना कुछ गोल है कि आप इस चीज को जानोगे, इससे आपके दिमाग में क्या क्या परिवर्तन आएगा, क्या क्या बिहेवियरल चेंजेस आएंगे, तो ये गोल ओरिएंटेड होता है। बट डेवलपमेंट जो है ये क्वालिटेटिव प्लस क्वांटिटेटिव दोनों होता है, और इसी के अंदर ग्रोथ आता है ना। डेवलपमेंट के अंदर ही ग्रोथ आता है। डेवलपमेंट एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम है, ये टिल एंड ऑफ लाइफ चलता है, मतलब जब तक आप मर नहीं जाते तब तक डेवलपमेंट होता रहता है। ठीक है, तो ऑप्शन सी जो है इसमें। अगला क्वेश्चन अगर हम देखें तो इसमें दिया गया है कि चाइल्ड्स स्पेसिफिक एबिलिटी एंड स्पेसिफिक पोटेंशियल इन पार्टिकुलर फील्ड इज नोन एज। तो एक स्पेसिफिक एबिलिटी एंड स्पेसिफिक पोटेंशियल किसी पार्टिकुलर फील्ड में, इसे क्या कहेंगे, वैल्यू कहेंगे, मोटिवेशन कहेंगे, इंटरेस्ट कहेंगे, या एप्टीट्यूड कहेंगे। तो इसे क्या कहेंगे, एप्टीट्यूड कहेंगे। ठीक है, ऑप्शन सी जो है बिल्कुल सही है कि एक स्पेसिफिक एबिलिटी या स्पेसिफिक पोटेंशियल को ही क्या कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखें, इसमें पूछा गया था कि आइकॉनिक स्टेज ऑफ ब्रूनर्स इज सिमिलर टू विच स्टेज ऑफ पियाजेट कॉग्निटिव डेवलपमेंट। यानी आइकॉनिक एज कौन सा ऐसा है ब्रूनर्स का जो कि सिमिलर है पियाजेट के कॉग्निटिव डेवलपमेंट से। तो इनमें से कौन सा है, तो पहला दिया गया है फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज है, प्री ऑपरेशनल स्टेज है, कॉन्क्रीट है, या फिर सेंसरी मोटर स्टेज है। ठीक है, तो इनमें से कौन सा है, तो इसमें से है आपका ऑप्शन सी, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज जो है ये दोनों का सेम ही होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन अगर हम देखें, इसमें पूछा गया है विच वन इज नॉट रिलेटेड विथ ट्रेड थ्योरी ऑफ पर्सनालिटी। तो पर्सनालिटी की ट्रेड थ्योरी से कौन रिलेटेड नहीं है, तो फेरेड है, एलापोर्ट है, कैटल है, या फिर आइसेक है।
तो इनमें से कौन सा है? तो फेरेट जो है ये रिलेटेड नहीं है पर्सनालिटी से। पर्सनालिटी के कई सारे क्वेश्चन आए हैं, तो इसको एक बार ध्यान से देख लीजिएगा, क्योंकि पर्सनालिटी जो है वो सीटेट के सिलेबस में नहीं है, बट इसमें दिया गया है, तो इसको ध्यान से थोड़ा सा पढ़ के जाइएगा पर्सनालिटी। अगला क्वेश्चन देखें, इसमें दिया गया है विच ऑफ द फॉलोइंग सेट इज करेक्ट अबाउट एलिमेंट ऑफ क्रिएटिविटी। तो कौन सा इनमें से करेक्ट है अबाउट एलिमेंट ऑफ क्रिएटिविटी? ओके, सो ऑप्शंस अगर हम देखें तो दिया गया है, फर्स्ट में दिया गया फ्लुएंसी, फिर फ्लेक्सिबिलिटी, ओरिजिनलिटी एंड कोलैबोरेशन, फिर दिया गया फ्लुएंसी, फ्लेक्सिबिलिटी, ओरिजिनलिटी एंड इलैबोरेशन। तो अगर आपको ये पता होगा कि किस सीक्वेंस में ये दिया गया है एलिमेंट ऑफ क्रिएटिविटी, तो ही आप कर पाएंगे। तो इसको अगर नहीं पता तो ध्यान से देख लीजिएगा। सबसे पहले आएगा फ्लुएंसी, फिर आएगा फ्लेक्सिबिलिटी, फिर आएगा ओरिजिनलिटी एंड लास्ट में आएगा क्या? इलैबोरेशन। ठीक है, तो ये ऑप्शन बी जो है बिल्कुल सही है। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो सबसे पहले क्या आएगा? फ्लुएंसी आएगा, देन आएगा फ्लेक्सिबिलिटी, ओरिजिनलिटी एंड इलैबोरेशन। तो ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम देखें, एट द स्टेज ऑफ 4-5 अ मेल child develops a more profound attachment toward his mother as compared to his father. ठीक है, what was the term coined by Farad for this change of behavior of child? यानी 4-5 वर्ष के बालक में अपने पिता की अपेक्षा माता के प्रति अत्यधिक प्रेम की भावना विकसित हो जाती है। बालक के व्यवहार में होने वाले इस परिवर्तन को फैरेड द्वारा क्या नाम दिया गया था, ये आपसे पूछ रहा है। तो यहाँ पे दिया गया है, इसमें से इन दोनों में आपको बताना है ना। ये सुपर ईगो और इसमें नार्सिसिज्म तो आएगा नहीं। इसमें ओडिपस कॉम्प्लेक्स या इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स। तो इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स क्या होता है? गर्ल्स टुवर्ड हिज फादर। ठीक है, तो इसको कहते हैं इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स। एंड ओडिपस कॉम्प्लेक्स क्या कहते हैं? बॉय टुवर्ड्स हिज मदर। ठीक है, तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन सी जो है। क्वेश्चन अगर हम देखें तो इसमें दिया गया है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन थॉर्नडाइक सेकेंडरी लॉ ऑफ लर्निंग। तो थॉर्नडाइक ने दो तरीके का लॉ दिया था, एक प्राइमरी लॉ, दूसरा सेकेंडरी लॉ। तो इसमें से कौन सा है जो कि नॉट इंक्लूडेड पूछा है ना सेकेंडरी लॉ में? तो लॉ ऑफ एनालॉगी है, लॉ ऑफ मल्टीपल रिस्पॉन्स है, लॉ ऑफ पार्टिकुलर एक्टिविटी है, लॉ ऑफ एक्शन रिएक्शन है। तो इनमें से कौन सा है? तो लॉ ऑफ एक्शन एंड रिएक्शन जो है ये सेकेंडरी लॉ में नहीं आता। बाकी एनालॉगी हो गया, मल्टीपल रिस्पॉन्स हो गया एंड पार्शियल एक्टिविटी, ये सारे ही सेकेंडरी लॉ में आते हैं, है ना। अगला क्वेश्चन अगर हम देखें तो इसमें दिया गया है इफ अ पर्सन इज गेटिंग हेल्प फ्रॉम हिज प्रीवियस एक्सपीरियंसेस ऑफ ड्राइविंग स्कूटर ड्यूरिंग द लर्निंग ऑफ कार ड्राइविंग, विच टाइप ऑफ ट्रांसफर ऑफ लर्निंग इज डिपिक्टेड इन दिस एग्जाम्पल। ओके, अगर आपको बाइक चलानी आती है और उसी का यूज आप कर रहे हैं कार चलाने में, जब आप सीख रहे हैं तो उसी का यूज कर रहे हैं। ठीक है, जैसे आप बाइक चलाते हैं कुछ ना कुछ चीजें उसमें सेम होती है। तो ये किस तरीके का एग्जाम्पल है? तो हॉरिजेंटल ट्रांसफर हो रहा है, पॉजिटिव ट्रांसफर हो रहा है, या वर्टिकल ट्रांसफर हो रहा है, या बाइलेटरल ट्रांसफर हो रहा है? तो किस तरीके का ये ट्रांसफर है? इसे कहते हैं वर्टिकल ट्रांसफर। कैसा ट्रांसफर है? दिस इज वर्टिकल ट्रांसफर। ठीक है, ऑप्शन सी जो है बिल्कुल। अगर हम देखें तो इसमें दिया गया है डिसेबिलिटी रिलेटेड विथ कम्युनिकेशन। तो कम्युनिकेशन से रिलेटेड डिसेबिलिटी को क्या कहते हैं? डिस्फेजिया कहते हैं, डिसग्राफिया, डिसलेक्सिया या डिसकैलकुलिया। इसे कहते हैं डिसफेजिया। ऑप्शन ए जो है बिल्कुल सही है। तो अगर बोलने में दिक्कत आ रही है, ठीक है, तो इसको क्या कहते हैं? डिसफेजिया कहते हैं। और डिसग्राफिया क्या है? तो लिखने में जब प्रॉब्लम आती है बच्चों को, है ना। डिसकैलकुलिया क्या है? जब मैथ में प्रॉब्लम आती है। डिसलेक्सिया क्या है? जब रीडिंग में प्रॉब्लम आती है ना। तो ये भी कभी कभी पूछे जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, ये पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग टीचिंग मेथड इज नॉट डेमोक्रेटिक। इनमें से कौन सा ऐसा मेथड है जो कि डेमोक्रेटिक नहीं है? प्रोजेक्ट मेथड है, और इसके अलावा पार्टिसिपेटरी मेथड है, लेक्चर मेथड है एंड ग्रुप डिस्कशन है। तो देखो जितने भी हैं, जैसे प्रोजेक्ट मेथड हो गया और पार्टिसिपेट बच्चा कर रहा, तो ऑब्वियसली ये कैसा है? डेमोक्रेटिक है, नॉट पूछा है। ठीक है, तो लेक्चर मेथड जो है ये कोई भी डेमोक्रेटिक मेथड नहीं होता है।
है ना, बल्कि ग्रुप डिस्कशन जो है ये भी क्या होता है, डेमोक्रेटिक होता है, बट लेक्चर मेथड जो है ये इट नॉट अ डेमोक्रेटिक मेथड। तो ऑप्शन सी जो है बिल्कुल सही है। इसके अलावा कौन कौन से ऐसे मेथड्स हैं जो कि डेमोक्रेटिक नहीं होते, जैसे पहला लेक्चर मेथड हो गया, इसके अलावा डिमॉन्स्ट्रेशन हो गया, ये भी क्या है, ये भी कोई डेमोक्रेटिक नहीं है, इसमें टीचर खुद ही सब करता है, बस बच्चे देखते हैं, ठीक। इसके अलावा व्यक्तिगत निर्देशन अनुवर्ग, इसके अलावा अभिक्रमित अनुदेशन, ये सारे कैसे हैं, नॉन डेमोक्रेटिक हैं। और अगर हम डेमोक्रेटिक की बात करें तो इसमें देखिए पहला आएगा प्रश्नोत्तरी विधि, सामूहिक परिचर्चा विधि, अन्वेषण विधि, प्रोजेक्ट विधि और ऐतिहासिक खोज विधि, डिस्कवरी मेथड, है ना, ये सारे कैसे हैं, डेमोक्रेटिक है। अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिलेटेड टू इफेक्टिव डोमेन ऑफ ब्लूम्स टैक्सोनॉमी ऑफ एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स। ठीक है, तो कौन सा रिलेटेड नहीं है ब्लूम्स टैक्सोनॉमी एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव में, दिया गया है इनमें से कुछ। जैसे ऑर्गेनाइजेशन है, क्या ऑर्गेनाइजेशन ब्लूम की टैक्सोनॉमी में आता है, तो बिल्कुल आता है। रिस्पॉन्डिंग भी आता है, रिसीविंग भी आता है, बट नॉलेज नहीं आता है। तो ऑप्शन डी जो है ये बिल्कुल सही है, यानी कि इनके टैक्सोनॉमी में नहीं आता है। तो सबसे पहले क्या आता है, सबसे पहले रिसीव करेंगे। मान ले कोई चीज आप, जैसे पार्सल हो गया तो पहले रिसीव करेंगे, फिर रिस्पॉन्ड करेंगे कि हाँ ये अच्छा है या कि नहीं है। फिर उसमें एक ऑप्शन आता है कि आपको वैल्यू देना है, तो आप वैल्यूइंग करेंगे। फिर उसको ऑर्गेनाइजेशन या उसका संगठन करेंगे, कैसे आपको यूज करना, क्या करना। फिर उसका कैरेक्टराइजेशन करेंगे कि क्या ये यूजफुल रहा या नहीं, है ना। तो इस तरीके से पहले रिसीव, फिर रिस्पॉन्ड, फिर वैल्यू, फिर ऑर्गेनाइजेशन एंड देन कैरेक्टराइजेशन। अगला क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट लेबल ऑफ टीचिंग। अब इनमें से कौन सा लेबल ऑफ टीचिंग नहीं है, रिफ्लेक्टिव वेरी इंपॉर्टेंट, मोटिवेशनल लेबल, मेमोरी, अंडरस्टैंडिंग। सबसे पहले क्या होता है, मेमोरी होता है नंबर 1 पे, फिर अंडरस्टैंडिंग आता है एंड थर्ड जो है ये क्या आता है, रिफ्लेक्टिव आता है। बट क्या मोटिवेशनल लेबल भी होता है, तो ये नहीं होता है, ऑप्शन बी जो है। ओके, अगला क्वेश्चन देखें तो इसमें दिया गया है लर्निंग इज एन एसोसिएशन बिटवीन स्टिमुलस एंड डैश। तो स्टिमुलस एंड किसके साथ लर्निंग जो है ये एसोसिएटेड है, पास्ट एक्सपीरियंस या बिहेवियर, रिस्पॉन्स या फिर एनिमल। तो कौन सा इनमें से करेक्ट है, तो लर्निंग जो है ये अगर आपको ध्यान आ रहा हो स्टिमुलस एंड रिस्पॉन्स की थ्योरी जो कि थॉर्नडाइक ने दी थी, है ना। तो रिस्पॉन्स ऑप्शन सी जो है बिल्कुल सही है ना। अगला क्वेश्चन और ये लास्ट क्वेश्चन है सीडीपी का। इसमें पूछा गया है विच वन ऑफ द फॉलोइंग टीचिंग मेथड इज बेस्ड ऑन प्रोग्रेसिव थ्योरी। कौन सा इनमें से है जो कि प्रोग्रेसिव थ्योरी पे बेस है, इंडक्टिव है, प्रॉब्लम सॉल्विंग है, क्वेश्चनिंग है या डिडक्टिव है, कौन सा है इनमें से। सो प्रोग्रेसिव थ्योरी की अगर हम बात करें तो इनमें से कौन सा है, प्रॉब्लम सॉल्विंग जो है ये मेथड क्या है, पूछा गया है क्या। इसमें पूछा गया है, ये मुहावरे से आया हुआ क्वेश्चन है। यहाँ पूछा गया है मिट्टी का माधो होना का अर्थ क्या है, क्या अर्थ है, समझदार होना या कृष्ण की मूर्ति या मिट्टी की मूर्ति या बहुत ही मूर्ख होना। तो मिट्टी का माधो क्या है, बहुत ही मूर्ख होना। कौन सा सही है, ऑप्शन डी जो है बिल्कुल सही है। अच्छा, इसके अलावा अगर हम देखें तो इसमें दिया गया है जैसे काठ का उल्लू होना, तो काठ का उल्लू मीन्स क्या होता है, मूर्ख, ठीक है। और अक्ल का दुश्मन तो अज्ञानी या मूर्ख होता है, और आधी खोपड़ी का तो ये भी क्या होता है, मूर्ख होता है ना। ये तो नॉर्मल भी यूज किया जाता है डेली लाइफ में। तो ऑप्शन इसमें डी वाला करेक्ट है। स्कोर आप अपना काउंट करते रहिएगा। ओके, अगला क्वेश्चन देखें तो इसमें पूछा गया है कि तद्धित का संधि विच्छेद क्या है। तो तद्धित का संधि विच्छेद क्या है, इनमें से कौन सा सही है, तो ऑप्शन सी जो है बिल्कुल सही है, तद और हित, ठीक है। ये संधि विच्छेद से आया है, यानी संधि से आया हुआ क्वेश्चन है। तत् प्लस हित क्या हो जाएगा, तद्धित हो जाएगा। अच्छा, कुछ और एग्जाम्पल इसी तरीके से पूछे जाते हैं, जैसे उद्धार का पूछा जाता है, इसके अलावा उद्धत का पूछा जाता है, उद्धरण का पूछा जाता है। तो कैसे होगा, तो उत प्लस हार क्या होगा, उद्धार हो जाएगा। उत प्लस हत क्या हो जाएगा, उद्धत हो जाएगा। उत प्लस हरण क्या हो जाएगा, उद्धरण हो जाएगा। तो ये भी ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम देखें तो इसमें पूछा गया है उद्विग्न का संधि विच्छेद क्या है। तो उद्विग्न का संधि विच्छेद इनमें से आपको कौन सा करेक्ट लग रहा है,
कौन सा सही है? तो ऑप्शन सी जो है ये करेक्ट है। उत प्लस विघ्न क्या होता है? उद्विग्न होता है। ठीक है। अच्छा, ऐसे ही कुछ और एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे दिग्गज का क्या होगा? दिक प्लस गज, दिग्गज होगा। ठीक है। सदबाड़ी का क्या होगा? तो सत प्लस बाड़ी क्या होगा? सदबाड़ी। वाक जाल का क्या होगा? तो वाक प्लस जाल क्या हो जाएगा? वाक जाल। ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है और इस तरीके से क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन अगर हम देखें तो इसमें दिया गया है बीती बिभावरी जागरी अंबर पनघट में डुबो रही तारा घट उषा नागरी। तो इनमें से अलंकार पूछा गया है कि कौन सा अलंकार है। अलंकार सिलेबस में दिया गया है। ठीक है। तो इनमें से कौन सा है? यमक है, उत्प्रेक्षा है, रूपक है या उपमा अलंकार है? तो इनमें से कौन सा है? तो ऑप्शन अगेन सी करेक्ट है, रूपक अलंकार है। ठीक है। तो इसमें क्या है अगर हम देखें तो उपयुक्त पंक्ति में क्या है? रूपक अलंकार है। इसमें अंबर उपमेय पर पनघट उपमान का, तारा उपमेय पर घट उपमान का तथा उषा उपमेय पर नागरी उपमान का अभेद आरोप है, अतः इसमें क्या है? रूपक अलंकार है। अगला क्वेश्चन देखें। इसमें दिया गया है बिन घनश्याम धाम धाम ब्रजमंडल में उदय नित बरसत बहार वर्षा की है। तो इसमें कौन सा अलंकार है? अगेन अलंकार ही पूछा गया है। तो इसमें कौन सा अलंकार है? तो इसमें कौन सा है? ऑप्शन डी जो है करेक्ट है, श्लेष है। श्लेष का मीन्स क्या होता है? चिपका हुआ। तो यहाँ पे ना घनश्याम का दो अर्थ है। एक घनश्याम श्री कृष्ण के लिए यूज किया गया है, दूसरा घनश्याम किसके लिए यूज किया गया है? बादल के लिए, है ना। तो इसमें कौन सा है? ऑप्शन डी, श्लेष अलंकार। चलिए अगला क्वेश्चन देखें। तो इसमें दिया गया निम्नलिखित में से कौन सा शब्द एक वचन तथा बहुवचन दोनों में ही प्रयोग किया जाता है? तो ये इनमें से कौन सा है? मुनि है, बालिका है, लड़का है, बेटा है। तो इसमें क्या है? कौन सा एक वचन तथा बहुवचन दोनों में प्रयोग हो सकता है? ठीक है। तो इनमें से कौन सा है? तो आई होप आपने चूज कर लिया होगा। ऑप्शन ए, मुनि जो है ये दोनों में ही यूज किया जाता है, एक वचन और बहुवचन दोनों में। अगला क्वेश्चन देखें। तो इसमें दिया गया है तत्सम और तद्भव का कौन सा युग्म सही है? इनमें से कौन सा युग्म है जो तत्सम और तद्भव दोनों सही दिया गया है? तो पहला जो है ये करहट कड़ाह है, अष्ट आठ है, कुछ कोक है और कपित कैथा है। तो इनमें से कौन सा जो है वो सही है? तो ऑप्शन सी जो है ये करेक्ट है। कुछ क्या होता है? कोक होता है। ठीक है। ओके, बाकी का भी देख लेते हैं। जैसे कड़ाह का क्या होगा? कटाह होना चाहिए, इसका तत्सम यानी संस्कृत। ठीक है। कैथ, यहाँ कैथा दिया गया है ना, कैथा नहीं होना चाहिए, यहाँ कैथ होना चाहिए। कैथ का क्या होता है? कपित होता है। और आठ का क्या होता है? अष्ट होता है। यहाँ पे क्या दिया गया है? अष्ट, ठ दिया गया है लेकिन ट होता है, अष्ट होता है। ठीक है। तो अगला क्वेश्चन अगर हम देखें तो निम्नलिखित शब्दों में किसमें उपसर्ग का निर्देश अशुद्ध आपको बताना है ना। उपसर्ग कौन सा इसमें से उपसर्ग जो है वो अशुद्ध है? अच्छा, निम अज्जित, निमज्जित है। नी प्लस खरा, निखरा है। और फिर अद प्लस सेरा, अदसेरा है। उत प्लस ग्रीव, उद्ग्रीव है। इनमें से कौन सा है जो कि अशुद्ध है? तो ऑप्शन ए जो है ये अशुद्ध है। निम प्लस अज्जित, निमज्जित, ये जो है ये अशुद्ध है, बाकी सारे ही शुद्ध हैं। ठीक है। इसके अलावा भी अगर हम देखें तो कुछ उपसर्ग देखते हैं। अति का क्या होता है? अत्याचार, अतिक्रमण। अनु का क्या होता है? अनुशासन, अनुवाद। इसके अलावा अभि का क्या होता है? अभिभावक, अभ्यास। उप का क्या होता है? उपासना या उपकार। अगला क्वेश्चन देखें। किस शब्द में तत्पुरुष समास है? इसमें आपसे पूछा है कि किसमें तत्पुरुष समास है। दौड़ धूप है, पीतांबर है, त्रिभुवन है, मधुमक्खी है। तो कौन सा सही है? तो ऑप्शन बी जो है करेक्ट है, मधुमक्खी, मधु की मक्खी, है ना। तो मधु की मक्खी क्या है? तत्पुरुष समास है। बाकी अगर और हम देखें, जैसे पीतांबर दिया गया है तो पीला है अंबर, जिसका अर्थात कौन है? विष्णु है। ठीक है। और ये क्या है? ये बहुव्रीहि समास है। इसके अलावा त्रिभुवन है, तीन भुवन या तीन भवनों का समूह या तीन संसार का समूह। ये क्या है? जब संख्या बताता है तो क्या आता है? द्विगु समास आता है। उसके अलावा दौड़ धूप, दौड़ या धूप, ये क्या है? द्वंद्व समास है। ठीक है। बाकी मधु की मक्खी क्या है? ये तत्पुरुष समास है, तत्पुरुष ही पूछा गया था।
क्वेश्चन देखे तो इसमें दिया गया है सिर पर सवार रहना, मुहावरे का अर्थ क्या है? तो आंसर तो दिख रहा है। खैर क्या होगा, पीछे पड़ना। ऑप्शन ए जो है बिल्कुल सही है। इसके अलावा जितने दिए गए उनका देख लेते हैं। जैसे भाग जाना का क्या होता है, तो 9 2 11 होना, यानी भाग जाना। मरने मारने पर उतारू होना, जान पर खेलना या सिर पर खून सवार होना। बाधक होना, रास्ते का काटा होना। तो ये भी ध्यान से देखिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखें तो इसमें दिया गया है वह बहुत अच्छा लड़का है, वाक्य में कौन सा सर्वनाम है? तो सर्वनाम से क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। तो पूछा क्या है, वो बहुत अच्छा लड़का है, वो बहुत अच्छा लड़का है। तो कौन सा सर्वनाम है? निजवाचक है, निश्चयवाचक है, अनिश्चयवाचक है या संबंध वाचक है? तो वह जब आता है तो क्या निश्चय हो जाता है ना, तो ये क्या है, निश्चयवाचक। ऑप्शन कौन सा सही है? बी है। अगर हम इसका पूरा देखें, पद परिचय तो क्या है, बहुत क्या है, प्रविशेषण है। अच्छा क्या है, गुणवाचक विशेषण है। इसके अलावा लड़का क्या है, जातिवाचक संज्ञा है क्या है, ये सहायक क्रिया है। अगला क्वेश्चन देखें तो मनोहर जीवन भर पूरा सुख भोगता रहा, कौन सा विशेषण है इसमें? अब अभी आया था सर्व नाम से, अभी विशेषण से पूछा गया क्वेश्चन है। और पूछा क्या गया है, उसके भेदों से पूछा गया है। तो मनोहर जीवन भर सुख भोगता रहा, ये क्या है, संख्या और कुछ बता रहा है? नहीं। गुण बता रहा है? नहीं। ये है परिणामवाचक विशेषण, है ना। पूरा जब यहाँ आ गया तो पूरा क्या है, परिणाम है। तो ऑप्शन बी जो है बिल्कुल सही है, ठीक है। अगला देखते हैं तो दिया गया है दांत और जीभ के स्पर्श से बोलने वाले वर्ण क्या कहलाते हैं? तो इन्हें क्या कहते हैं? तो ऑप्शन कौन सा सही है? ऑप्शन बी जो है बिल्कुल सही है, दंत कहते हैं। तो दांत और जीभ के स्पर्श से बोलने वाले को क्या कहते हैं? दंत कहते हैं। ओके, अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें दिया गया है निम्नलिखित ध्वनियों की निर्दिष्ट विशेषताओं में कौन सा अशुद्ध है? ठीक है, तो इनमें से कौन सा अशुद्ध है ये पूछ रहा है। चा को दिया गया है तालव है और ये महाप्राण है। खा को दिया गया है महाप्राण है और ये कंठ है। ता को दिया गया है अल्प प्राण और ये दंत है। माँ को दिया गया होस्ट है और ये सघोष है। ठीक है, तो इनमें से कौन सा अशुद्ध है ना, जो सही नहीं है, कौन सा है ऐसा इसमें? तो देखिए ऑप्शन ए जो है करेक्ट है। देखिए इसमें तालो तो सही है, च तालव्य है, ठीक है, लेकिन ये महाप्राण नहीं है ना। ये क्या है, अल्प प्राण है। च छा जो है ये महाप्राण है, च जो है ये क्या है, अल्प प्राण है। ठीक है, तो ऑप्शन ए जो है बिल्कुल सही। अगला क्वेश्चन देखें तो इसमें दिया गया है पर्यायवाची से पूछा गया है, बाढ़ का पर्यायवाची नहीं है। इनमें से कौन सा ऐसा है जो कि बाढ़ का पर्यायवाची नहीं है? सिलीमुख है, असुंग है, विसिक है या सारंग है? तो इनमें से सिलीमुख हो गया, इसके अलावा विसिक हो गया, असुंग हो गया, ये सभी क्या है, पर्यायवाची हैं बाढ़ के। बट जो सारंग है ये पर्यायवाची नहीं है। तो ऑप्शन डी जो है करेक्ट। ओके, सो देखते हैं। देखिए अगर हम देखें तो बाढ़ का पर्यायवाची सारंग नहीं है। शेष जैसे असुंग हो गया, सिलीमुख हो गया, विसिक हो गया, ये सब क्या है, बाढ़ के पर्यायवाची हैं। इसके अलावा अगर हम सारंग की बात करें तो सारंग का पर्यायवाची क्या है, रंगीन है, सुंदर है, रसीला है, सूर्य है, चंद्रमा है ना। इसके अलावा हाथी है, हंस है, हिरण है, कोयल है, ये सब किसके हैं, तो सारंग के पर्यायवाची हैं। अगला क्वेश्चन देखें तो उपचारात्मक शिक्षण का आधार निम्न में से कौन सा है? ठीक है, ये पूछा गया है, तो इसका कौन सा आंसर करेक्ट है, निदानात्मक। ठीक है, सबसे पहले क्या करेंगे, निदान करेंगे, देन उसके बाद क्या करेंगे, उपचार। निदान यानी कि हमें पता करना होगा कि क्या उसके अंदर कमी आ रही है, कहाँ पे वो लैक कर रहा है जो स्टूडेंट है। ठीक है, उसके बाद उसका हम उपचार करेंगे यानी उसकी रेमेडी करेंगे। तो सबसे पहले डायग्नोज करते हैं, उसके बाद क्या करते हैं, उसकी रेमेडी देते हैं। तो वही है उपचारात्मक शिक्षण। अगला क्वेश्चन देखें तो इसमें बोल रहा है कि आयोगवाह कहा जाता है। तो आयोगवाह किसे कहा जाता है, विसर्ग को कहा जाता है, ये ध्यान रखिएगा। आयोगवाह क्या है, विसर्ग है। अच्छा, अगर हम देखें कि हिंदी वर्णमाला में
अयोगवाह कौन कौन है? तो अंग और आह क्या है? अयोगवाह है। और इन्हें क्या कहा जाता है? विसर्ग। ये जो आप ये पॉइंट्स देख रहे हैं, इन्हें क्या कहते हैं? विसर्ग कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखें तो ये जो है ये आया हुआ है बुक से कि किसने क्या लिखा था, यानी साहित्य से क्वेश्चन आया है। तो सत्यार्थ प्रकाश है, रामचरितमानस है, सूर सागर है और भक्तिमाल है। तो किसने लिखा था? सत्यार्थ प्रकाश अगर हम देखें तो दयानंद सरस्वती ने लिखा था, यहाँ पे मैच किया गया है। तो दयानंद सरस्वती ने लिखा था। रामचरितमानस सभी को पता होगा, तुलसीदास ने। और सूर सागर सूरदास ने। भक्तिमाल किसने लिखा था? तो नभा दास ने। तो इनमें से आई होप ये तीनों तो सभी को पता होगा, ये थोड़ा सा नया था भक्तिमाल। अगला क्वेश्चन देखिए तो इसमें बोल रहा है कि निम्नलिखित में भाववाचक का उदाहरण इनमें से कौन सा है? उससे बैठा नहीं जाता, राम से खाया नहीं जाता, राम पत्र लिखता है, सीता पुस्तक पढ़ती है। तो इनमें से कौन सा है जो कि भाववाच्य का उदाहरण है? उससे बैठा नहीं जाता है ना, ये क्या है? भाववाच्य है। राम से खाया नहीं जाता, ये भी क्या है? भाववाच्य है। राम लिखता है तो ये नहीं है। सीता पुस्तक पढ़ती, ये भी नहीं है। तो पहला दूसरा है ना, जिसमें भाव आ रहा है, उससे बैठा ही नहीं जा रहा है, राम से खाया ही नहीं जा रहा है, तो ये क्या है? ये भाव है। तो भाववाच्य पहला और दूसरा है। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखें, इसमें क्या पूछा गया है? निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर सही है? ठीक है, क्या क्या दिया गया है? अनुस्वर पूर्ण अनुनासिक ध्वनि है। ठीक है। वर्ण का पंचमाक्षर अनुनासिक होता है। अनुनासिक के उच्चारण के दौरान नाक से बहुत कम सांस निकलती है और मुख से अधिक निकलती है। तो इनमें से कौन सा करेक्ट है? तो ये तीनों ही करेक्ट हैं, है ना। अनुस्वर पूर्ण अनुनासिक ध्वनि है, बात सही है। वर्ण का पंचमाक्षर अनुनासिक होता है, ये भी सही है। और अनुनासिक के उच्चारण के दौरान नाक से बहुत कम सांस निकलती है, मुख से अधिक निकलती है। जैसे अह जब आप कहते हैं तो मुख से ज्यादा निकलती है। तो ये तीनों ही बातें सही हैं। ठीक है। अब यहां से क्वेश्चन जो है ये क्या है? ये गद्यांश से आया हुआ क्वेश्चन है, इसको आपको पूरा पढ़ना पड़ेगा। ठीक है। उसके बाद यहाँ पे क्वेश्चंस दिए गए हैं, उसको अटेम्प्ट करना है। ओके, सो मैं गद्यांश नहीं करवा रही हूँ, है ना। हमेशा अपठित ही आएगा, तो आप उससे आराम से कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं होती। सारे क्वेश्चन के आंसर उसी में होते हैं, बस खोज के आपको टिक करना होता है। अब यहाँ पे थोड़ा सा है कि जो पद्यांश है ये कैसे आया हुआ है। तो इसमें 2 क्वेश्चन पूछा गया है, अब इसको पढ़ते हैं, उसके बाद करते हैं। तो क्या दिया गया है? श्याम गौर किम कहे बखानी, गिरा नयन नयन बिन पानी। तो पूछा गया है इस पद में कौन सा भाव है। तो ये जो स्टेटमेंट है या ये जो दिया गया है, ये कहाँ से लिया गया है? ये रामायण से लिया गया है, जिसमें क्या है कि सीता की जो सखियां हैं वो राम और लक्ष्मण को देखकर उनकी बड़ाई कर रही हैं। ठीक है। तो इसमें से कौन सा हो सकता है? क्या ये करुण भाव है या फिर सुकुमार भाव है, ओज है या मधुर भाव है? तो ये क्या है? मधुर भाव है। ऑप्शन डी जो है सही है। ठीक है। तो ऑप्शन डी इसमें सही है। अगला क्वेश्चन देखें, बोल रहा है कि यह पद्यांश किस कवि का है। तो ये किस कवि का है? तो ये अगर रामचरितमानस का है तो ये कहाँ से लिया जाएगा? तुलसीदास। ठीक है। तो ऑप्शन कौन सा सही है? ऑप्शन सी जो है करेक्ट है। पद्यांश किस कवि का है? तो तुलसीदास का है। और कहाँ से ये लिया गया है? तो ये बालकांड, रामचरितमानस के बालकांड से लिया गया है। अगला क्वेश्चन है, चांदनी चौक में कौन सी संज्ञा है। तो चांदनी चौक में कौन सी संज्ञा है? द्रव्यवाचक है, जातिवाचक है, व्यक्तिवाचक है या भाववाचक है। तो चांदनी चौक एक पार्टिकुलर जगह का नाम है, तो ये क्या है? ये व्यक्तिवाचक संज्ञा है ना। पार्टिकुलर एक चीज का जब हम बात कर देते, जैसे गंगा हो गया, महात्मा गांधी हो गए, तो ये सब क्या व्यक्तिवाचक है। वैसे चांदनी चौक भी है। ऑप्शन कौन सा सही है? सी वाला जो है बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन देखें, इसमें दिया गया है निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प विलोम की दृष्टि से सही नहीं है। ठीक है। तो इसमें सुबुद्धि है, इसका अबुद्धि होगा, आरोह का अवरोह होगा, उत्कर्ष का अपकर्ष होगा, कीर्ति का अपकीर्ति होगा। तो इनमें से कौन सा विलोम जो है वो सही नहीं है। तो कौन सा इसमें से सही नहीं है? ऑप्शन ए जो है ये सही नहीं है। इसमें दिया गया है सुबुद्धि का अबुद्धि। अबुद्धि नहीं होता, दुर्बुद्धि होता है। ठीक है। तो
तो ऑप्शन ए जो है करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें दिया गया है सुमेल केजे, इसको आपको करेक्ट मैच कराना है। तलवार है, टेढ़ा है, तरु है और पटु है, तो क्या है? तो अगर हम मैच कराएं, तलवार का क्या होगा? तो ये कृपाण हो जाएगा, डी हो जाएगा। टेढ़ा का क्या हो जाएगा? वक्र हो जाएगा। तरु क्या है? वृक्ष है। पटु क्या है? प्रवीण है। यानी कि कौन सा? डी। एक ही में डी पहला दिया गया। तो देखिए इसमें दिया गया निम्नलिखित में से कौन सा मिश्र वाक्य है, ठीक है। उसमें ना पत्ते थे ना फूल थे। मैंने सुना है कि आपके देश में अच्छा राज प्रबंध है। फिर दिया गया है यज्ञदत्त देवदत्त को व्याकरण पढ़ाता है, वह उड़ती चिड़िया को पहचानता है। तो मिश्र वाक्य इनमें से कौन सा है? ऑप्शन बी, मैंने सुना है कि आपके देश में अच्छा राज प्रबंध है। ऑप्शन बी जो है करेक्ट है, ठीक है। अब यहां अगर हम देखें तो ये जो दिया गया है यज्ञदत्त देवदत्त को व्याकरण पढ़ाता है, तो ये क्या है? सरल वाक्य। वह उड़ती हुई चिड़िया को पहचानता, ये भी क्या है? सरल वाक्य है। उसमें ना पत्ते थे ना फूल थे, तो ये क्या है? संयुक्त वाक्य है। अगला क्वेश्चन देखें तो इसमें दिया गया है वह द्वार द्वार भीख मांगता चलता है। वाक्य में कौन सा कारक है? अब इसमें देखिए वैसे दिख तो नहीं रहा है, पर अगर ध्यान से आप देखेंगे तो पता चलेगा। वह द्वार द्वार, यहाँ क्या पर नहीं हो सकता था? वह द्वार द्वार पर भीख मांगता है, हो सकता था, तो इसी का लोप हो गया है। वह द्वार द्वार भीख मांगता है, डायरेक्ट बोल दिया गया। पर किस में आता है? संबंध में, अपादान में, अधिकरण में या फिर संबोधन में? किस में आता है? और आता है अधिकरण में, ठीक है। तो इनमें से कौन सा करेक्ट है? सी जो है वो बिल्कुल सही है। अगर हम देखें तो अधिकरण में क्या है? में है और पर है। संबोधन में क्या है? हे है, अरे है। संबंध में क्या है? का, की, के, रा, री, रे। और अपादान में क्या है? से अलग होना, है ना। जैसे हिमालय से गंगा निकलती है, तो से इसमें अलग होने का जो भाव आता है उसे अपादान कहते हैं। फिर दिया गया है आयुष्मान का स्त्रीलिंग क्या है? तो इसका स्त्रीलिंग क्या होगा? आयुष्मती हो जाएगा। ऑप्शन ए जो है बिल्कुल सही है, ठीक है। तो ये हमने पूरा कर लिया है। अब बचा इंग्लिश का। नेक्स्ट वीडियो में हम इंग्लिश को कवर करेंगे। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ताकि नोटिफिकेशन मिल सके। और लाइक नहीं किया है तो लाइक करके जरूर जाइएगा, तभी मुझे मोटिवेशन मिलता है और मैं नई वीडियोस बना पाती हूँ, ठीक है। अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर करिएगा।